नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। इसरो ने आज हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। भारत ने गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1 TVD-1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक किया लॉन्च। आज सुबह 10 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से क्रू मॉड्यूल को लेकर रॉकेट 16.5 किलोमीटर ऊपर गया और फिर बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक लैंड कर गया। गगनयान टेस्ट मिशन के क्रू एस्केप मॉड्यूल की सफल लैंडिंग हुई। सफल लैंडिंग के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। इस मिशन का उद्देश्य यान को अलग करने की विभिन्न प्रणालियों सहित यान के उप प्रणालियों और चालक दल के बच निकलने की प्रणाली की पड़ताल और प्रदर्शन करना था। TVD-1 मिशन की सफलता से इसरो के वैज्ञानिकों में दौड़ी खुशी की लहर। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, गगनयान TVD-1 मिशन की सफल उपलब्धि की घोषणा करते हुए हो रही है बेहद खुशी। गगनयान की TVD-1 परीक्षण उड़ान की सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसरो वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा, इसरो अंतरिक्ष में सफलता की लिख रही है नई पटकथा। TVD-1 के 3 हिस्से थे। सबसे पहला हिस्सा अबॉट मिशन के लिए बनाया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट। ये क्रू मॉड्यूल को ऊपर ले जाएगा। दूसरा हिस्सा है CM यानी कि क्रू मॉड्यूल, जो इस यान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। अंतरिक्ष यात्रियों को इसके अंदर भेजा जाएगा। इसके अंदर चालक दल के लिए पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया जाएगा। क्रू मॉड्यूल का तीसरा हिस्सा है CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम। इस सिस्टम का काम यह सुनिश्चित करता है कि लॉन्च पैड पर या चढ़ाई के दौरान किसी भी आपात स्थिति में क्रू मॉड्यूल को चालक दल के साथ सुरक्षित दूरी पर ले जाया जाए। इससे पहले आज सुबह तकनीकी कारणों के चलते गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1 TVD-1 की लॉन्चिंग टाल दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 5 बजे ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें संस्थापक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्कूल में बहुउद्देशीय खेल परिसर की आधारशिला रखेंगे और प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों और शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों को स्कूल का वार्षिक पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। सिंधिया स्कूल की स्थापना 1897 में हुई थी और यह ऐतिहासिक ग्वालियर किले के ऊपर स्थित है। आज पुलिस स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। कहा, सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता वीरता की सच्ची भावना का है प्रतीक। पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 28 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी टुकड़ी के हमले में पुलिस के 10 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन शहीदों और ड्यूटी के मारे गए अन्य सभी पुलिसकर्मियों की स्मृति में बनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा, सजग पुलिस तंत्र के बिना देश की सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा संभव नहीं। कहा, देश कभी नहीं भुला सकता शहीद पुलिसकर्मियों का बलिदान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने J1 के सशस्त्र पुलिस परिसर में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित पुष्पांजलि समारोह में हिस्सा लिया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस स्मृति दिवस पर ड्यूटी के दौरान प्राणों का बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने राज्य की राजधानी अगरतला में पुलिस स्मृति दिवस 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर गुजरात पुलिस अकादमी पहुंचे। भूपेंद्र पटेल ने वीर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज गुजरात में आयोजित टाइकॉन वडोदरा कार्यक्रम में भाग लिया। टाइकॉन वडोदरा कार्यक्रम गुजरात स्थित उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उद्यमी राज्य में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग संबंधी एक बेहद वृहद पहल की घोषणा करने के लिए होंगे एकत्रित।
5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर आगामी 17 नवंबर को होगा मतदान। वहीं 3 दिसंबर को वोट की गिनती की जाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए अधिसूचना आज जारी। इस चरण के लिए 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को होगा मतदान। वहीं पहले चरण की 20 सीटों पर नामांकन पत्र भरने का कल काम समाप्त हो गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कुल 294 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। इन नामांकन पत्रों की आज हो रही है जांच। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के सरखेड़ा में नक्सलियों द्वारा बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या पर राज्य के पूर्व सीएम रमन सिंह ने जताया शोक। मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन कल 174 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने आइजोलपुर से नामांकन पत्र भरा है। वहीं 10 से अधिक महिला उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया है। 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। मिजोरम में इस बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोराम पीपल मूवमेंट के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। भारतीय नौसेना की गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल सौंपा गया। परियोजना 15वीं श्रेणी का ये तीसरा स्टेल्थ विध्वंसक देश में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा विध्वंसक युद्धपोत है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने निर्धारित समय से 4 महीने पहले ही मुंबई में विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल नौसेना को सौंपा। इस स्वदेशी इस्पात DMR 249A से निर्मित किया गया है ये युद्धपोत। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में मौसम में आ रहा है बड़ा बदलाव। दिल्ली में आज सुबह स्मॉग के साथ कोहरा देखने को मिला। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन। आज मां दुर्गा की कालरात्रि स्वरूप की आराधना की जा रही है। देश भर में मंदिरों में सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। राजधानी नई दिल्ली के मंदिरों में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। श्री आदि शक्ति मां झंडे वाली मंदिर में दुर्गा माता सहित मां कालरात्रि की आरती की गई। मुंबई के प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर में नवरात्र के 7वें दिन मां की पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर में सुबह से ही कतार लगाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से दिल्ली में किसी भी NCR शहर और कस्बे के बीच सभी बस सेवाएं आगामी 1 नवंबर से केवल EV, CNG, BS6 डीजल बसों के माध्यम से ही की जाएंगी संचालित। उत्तर प्रदेश के 8 NCR जिलों के भीतर चलने वाली सभी बस सेवाएं भी अगले साल 1 अप्रैल से BS6 डीजल अनुपालन बसों के माध्यम से होंगी। कोयला मंत्रालय की प्रगतिगामी नीतियों के आधार पर निजी क्षेत्र में खानों का आवंटन तेज हुआ। वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी के तहत 3 वर्षों में 91 खानों की नीलामी की गई। इन 91 कोयला खानों में से 9 खानों को मंजूरी मिल चुकी है। 5 कोयला खानों में उत्पादन शुरू हुआ है। वाणिज्यिक खानों से वित्त वर्ष 2023 के दौरान उत्पादन 72 लाख टन हुआ। ट्राई के दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी मसौदा नौवा संशोधन नियम 2023 पर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि अब आगामी 25 अक्टूबर है। EPFO ने बीते अगस्त माह के दौरान 16.99 लाख सदस्यों को जोड़ा है। इस महीने के दौरान करीब 9.26 लाख नए सदस्यों ने EPFO के सामाजिक सुरक्षा कवर के तहत नामांकन कराया। 9.26 लाख नए सदस्यों में से लगभग 2.44 लाख नई महिला सदस्य हैं जो पहली बार EPFO में शामिल हुई हैं। पहली बार नौकरी चाहने वाले अधिकांश युवा बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र के कार्य बल में हो रहे हैं शामिल। सोलर एनर्जी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया ने बिजली बिक्री समझौतों के तहत 50 गीगावाट क्षमता के समझौते पर हस्ताक्षर कर महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया है। भारतीय कंपनियां रिकॉर्ड रफ्तार से सस्ती हरित बिजली खरीद रही हैं। उन्होंने 2023 में पिछले 6 महीनों में 2.6 गीगावाट के स्वच्छ बिजली खरीद के सौदे किए हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अगले साल भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। यह उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से किया जाएगा। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि महंगाई दर को प्रभावित करने वाले बड़े और आपूर्ति के व्यापक झटकों की बार बार होने वाली घटनाओं से मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता को जोखिम है। अदानी समूह ने कहा है कि एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के जरिए अदानी सीमेंट ने 3.5 अरब डॉलर के नए कर्ज के लिए करार किया है, जो अंबुजा सीमेंट्स और ACC के अधिग्रहण की खातिर लिए गए कर्ज के निपटान के लिए है। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में निवेश सितंबर में गिरकर 175 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले महीने यानी अगस्त में यह 17 महीने के हाई लेवल पर था। फिनटेक कंपनी पेटीएम का चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कुल घाटा कम होकर 292 करोड़ रुपए रह गया है। पेटीएम का कुल घाटा एक साल पहले यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 की सितंबर तिमाही में 571.5 करोड़ रुपए था। 5 हफ्तों की गिरावट के बाद 13 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.153 अरब डॉलर बढ़कर 585.895 अरब डॉलर हुआ। लैपटॉप और कंप्यूटर जैसे कुछ IT हार्डवेयर उत्पादों के आयात के लिए वाणिज्य मंत्रालय की इकाई DGFT के लाइसेंस नियमों में बदलाव से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उम्मीद, भारत ग्लोबल ग्रोथ में अपना योगदान बढ़ाएगा। IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने कहा है कि 2028 तक दुनिया की विकास दर में भारत की हिस्सेदारी 18% होगी। सितंबर में रूस से भारत का मासिक कच्चा तेल आयात 11.8% बढ़कर लगभग 15.4 लाख बैरल प्रतिदिन BPD हो गया है। साथ ही सऊदी अरब से आयात लगभग 22% घटकर 5,27,000 BPD हो गया है। अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इजरायली सेना ने हमास से प्राप्त हथियारों और अन्य आपूर्तियों का बड़ा जखीरा पेश किया है। जब्त किए गए हथियारों में हमास के ग्रेनेड, बारूदी सुरंगें और रॉकेट शामिल चालक ग्रेनेड शामिल है। इजरायली सेना विस्फोटक आयुध के मेजर जनरल के अनुसार प्रदर्शित हथियारों में कुल जब्त किए गए हथियारों का केवल 10% ही है। इजरायल ने गजा के एन्क्लेव क्षेत्र में 2.3 मिलियन लोगों को पूरी तरह से घेर लिया है और भोजन, ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति के शिपमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच इजरायल का विरोध करते हुए फिलिस्तीन के समर्थन में शुक्रवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वॉशिंगटन DC में एकत्रित हुए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक गजा में करीब 13,000 लोग घायल हुए हैं। इजरायल ने गजा में मिसाइल हमलों की फुटेज जारी की है। साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह से संबंधित बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर दिया गया है। 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इजरायली शहरों और किबुत्जे में ताबड़तोड़ करने से 1400 इजरायलियों को मारने और कई बंधकों को लेने के बाद इसके जवाब में इजरायल ने गजा पर हवाई हमले किए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास समेत अन्य नेताओं से मुलाकात की। सुनक ने गजा में मानवीय सहायता देने और हमास और इजरायल के चल रहे युद्ध में नागरिक जीवन के किसी भी आवश्यक नुकसान को रोकने की अनिवार्यता पर जोर दिया। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और इस बीच हालिया ड्रोन फुटेज में गजा शहर के अल रिमल में नष्ट हुई इमारतें दिखाई दी। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक इजरायल पहुंचे और अपने इजरायली समकक्ष एली कोहेन से मुलाकात की। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजनयिकों के एजेंडे में गजा में बंधकों का मुद्दा और इजरायल के उत्तर में एक और लड़ाई का मोर्चा खोलने से रोकना शामिल है। बेयरबॉक की यह यात्रा किसी जर्मन अधिकारी की इजरायल की तीसरी और विदेश मंत्री की दूसरी यात्रा थी। हमास ने बंधक बनाई गई अमेरिकी मां बेटी को रिहा कर दिया है। इस अमेरिकी बंधकों की पहचान शिकागो क्षेत्र के निवासी जुडिथ ताई रानन और उनकी बेटी नताली शोशना रानन के रूप में की गई है।
हमास द्वारा रिहा करने के बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि मां और बेटी का हमास द्वारा अपहरण कर लिया गया था जब वे किबुत्ज नाहज ओज में रह रहे थे। कर्नल जनरल अफजालोव को रूसी वायुसेना के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। कर्नल जनरल अफजालोव ने सरगई सुरोविकीन की जगह ली है। अगस्त में जनरल सरगई सुरोविकीन को भूमिका से हटाए जाने के बाद अफजालोव वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। सरगई सुरोविकीन को सीरिया के गृह युद्ध के रूप में रूस के हस्तक्षेप के दौरान कालीन बमबारी रणनीति के उपयोग के लिए जनरल आर्मागेडन करार दिया गया था। कर्नल जनरल अफजालोव पहले सुरोविकीन के डिप्टी थे और कम से कम 4 सालों तक एरोस्पेस फोर्सेस के स्टाफ के प्रमुख रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज 4 साल बाद स्वदेश लौट सकते हैं। 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का रास्ता साफ किया था। कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के 2 मामलों में सुरक्षात्मक जमानत दी थी। एक अन्य अदालत ने तोशाखान वाहन मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निलंबित कर दिया है। नवाज शरीफ ने साल 2019 में जमानत पर छूटने के बाद पाकिस्तान छोड़ दिया था। उनके सऊदी अरब से वापस लौटने की संभावना है। स्थानीय मीडिया के अनुसार नवाज शरीफ आज लाहौर में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। नवाज शरीफ के स्वदेश लौटने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब खेल जगत की खबरें। आईसीसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराने में सफलता पाई है। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की ये लगातार दूसरी जीत है, वहीं पाकिस्तान की लगातार ये दूसरी हार है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 367 रन बनाने में सफलता पाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल मार्श ने 121 और डेविड वार्नर ने 163 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। मार्श और वार्नर के बीच पहले विकेट के लिए 259 रन की साझेदारी हुई। ये पहले विकेट के लिए विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी साझेदारी है। एक दिवसीय विश्व कप में आज के पहले मुकाबले में श्रीलंका का सामना नीदरलैंड से हो रहा है। नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। दिन के दूसरे मुकाबले में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के सामने दक्षिण अफ्रीका की चुनौती होगी। अपने पिछले मुकाबलों में दोनों टीमों को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोनों की कोशिश वापस जीत के लक्ष्य को हासिल करने की होगी। इंडियन प्रीमियर लीग की टीम मुंबई इंडियंस ने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज लिसिथ मलिंगा को तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त करने की घोषणा की है। इस फ्रेंचाइजी के सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल मलिंगा न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड की जगह लेंगे। मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला ने विश्वास जताया है कि टीम के स्ट्राइकर अर्लिंग हालांड बैलन डीआर पुरस्कार जीतने में सफल रहेंगे। हालांड ने पिछले साल सिटी के लिए 53 मैचों में 52 गोल किए थे। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की 16 वर्षीय उन्नति हुड्डा और समिया इमाद ने सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। दोनों खिलाड़ियों ने सीधे गेम में मुकाबले में अपना नाम करने में सफलता पाई है। भारत के युकी बाम्बरी और जूलियन केस ने स्टॉकहोम ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। युकी और जूलियन की जोड़ी ने फिनलैंड की जोड़ी को सीधे सेट में 6-1, 6-3 से हराया। नेपोली के अध्यक्ष ऑरेलियो डी लॉरेंट्स ने सुझाव दिया है कि 24 वर्षीय स्टार फॉरवर्ड विक्टर ओसिमेन को आर्सेनल, चेल्सी या लिवरपूल में किसी भी टीम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता मिडफील्डर अलेजांड्रो डेरियो गोमेज को प्रतिबंधित पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद फीफा द्वारा 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। गोमेज अक्टूबर 2022 में सेविया के लिए खेले थे। तब किए गए नमूनों में टूराबुटालाइन पाया गया था। गौरतलब है कि उन्होंने अर्जेंटीना के लिए 2 बार प्रदर्शन किया और पिछले दिसंबर में कतर में 3रा विश्व कप खिताब जीता था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हेग का मानना है कि दबाव में चल रहे गोलकीपर आंद्रे ओनाना, पूर्व रेड डेविल्स पीटर शिमेचेल और डेविड डी गेया के अनुभवों से आत्मविश्वास लेना चाहिए। दरअसल जुलाई में इंटर मिलान से यूनाइटेड में शामिल होने के बाद ओनाना की भारी आलोचना हो रही है। 27 वर्षीय खिलाड़ी ने यूनाइटेड के लिए 11 मैचों में केवल 3 क्लीन चिट बरकरार रखी हैं।
विल जॉर्डन की शानदार हैट्रिक की बदौलत न्यूजीलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार रग्बी विश्व कप फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अगले हफ्ते के फाइनल में न्यूजीलैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड से होगा। और अब खबरें ग्लैमर जगत से। फिल्म फुकरे 3 की कमाई में हर दिन गिरावट आ रही है। रिलीज के 22वें दिन तो फुकरे 3 की कमाई सबसे कम रही। फुकरे फ्रेंचाइजी की तीसरी किश्त फुकरे 3 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पाकिस्तान के कलाकारों पर बैन लगाने की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में रद्द हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के कलाकारों का भारत में काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आमिर खान एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। आमिर खान मुंबई छोड़कर अगले 2 महीनों तक चेन्नई शिफ्ट होने का फैसला किया है। इसके पीछे प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल कारण भी हैं। आमिर खान के बेटे जुनैद खान भी पापा की तरह बॉलीवुड पारी की शुरुआत करने वाले हैं। जुनैद यशराज फिल्म की महाराज के साथ अपनी शुरुआत कर रहे हैं। साल 2014 में आई कंगना रनौत की फिल्म क्वीन की सीक्वल आने वाली है। कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि निर्देशक विकास बहल क्वीन 2 की कहानी पर काम कर रहे हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान को रिलीज हुए 44 दिन पूरे हो चुके हैं। फिल्म ने लगातार छठे हफ्ते अच्छी कमाई की है। दिव्या खोसला कुमार की फिल्म यारियां 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की कास्ट फिल्म को अलग अंदाज में प्रमोट करते हुए नजर आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में उन्हें गंगूबाई काठियावाली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। नेशनल अवार्ड जीतने के बाद आलिया ने खुद को गिफ्ट की लग्जरी कार। बॉलीवुड अभिनेत्री शेफाली शाह की फिल्म 3 ऑफ अस 3 नवंबर को रिलीज होगी। 3 ऑफ अस का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। और राजकुमार राव वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स में उनके हालिया प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया है। उन्होंने एक प्रसिद्ध कार्यक्रम में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पॉपुलर चॉइस अवार्ड भी दिया गया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।